आप देख रहे हैं मार्केट हॉटलाइन। करीब निफ्टी, सेंसेक्स और साथ साथ रुपया तीनों ही दिन के निचले स्तरों पर कामकाज करते हुए आप देख पा रहे हैं। सेंसेक्स जो कि 340 अंक नीचे है, निफ्टी भी 115 अंक नीचे कामकाज करते हुए, मिड कैप इंडेक्स करीब 56 अंक नीचे है, 6645 का लेवल देखने को मिला। और एक और बड़ी खबर भी आ रही है कि एशिया में इंडोनेशिया के मुकाबले भारत की रेटिंग घटने की ज्यादा संभावना है। एसएनपी की तरफ से एक बयान आता हुआ अभी कुछ देर पहले जो रॉयटर्स के हवाले से एक बयान आ रहा है वो ये कि एसएनपी जो कह रहे हैं कि इंडिया की जो चांस है खासतौर से रेटिंग्स डाउनग्रेड को लेकर वो इंडोनेशिया के मुकाबले कहीं ज्यादा है और इसका एक इंपैक्ट भारतीय बाजारों पर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इनफैक्ट 115 अंक नीचे कामकाज करता है, करीब 336 अंक नीचे सेंसेक्स भी कामकाज कर रहा है। और कई तरह के यहाँ पे आंकड़ों को भी अगर देखा जाए तो जिस तरह से कई सारे जो जानकार हैं उन्होंने जो भी जीडीपी के ग्रोथ अनुमान को घटाया है खासतौर से पूरे साल के लिए, वो आपके सामने है। जेपी मॉर्गन की तरफ से करीब 4% के आसपास का ये ग्रोथ का अनुमान है जो कि 5.1% से घटाकर किया गया है। एचएसबीसी की तरफ से भी करीब 5.5% घटा के 4% कर दिया गया है। उसके अलावा नमूरा ने भी 5% घटा के 4.2% कर दिया है। तो तमाम जो इंटरनेशनल ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स हैं उनकी तरफ से जीडीपी का फोकास्ट तो घटाया गया है। और साथ ही साथ अब एसएनपी की तरफ से भी बयान आ रहा है कि एशिया में इंडोनेशिया के मुकाबले इंडियन जो मार्केट्स हैं उनमें या फिर इंडिया की जो रेटिंग है उसमें फर्दर डाउनग्रेड की पॉसिबिलिटी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू इंडोनेशियन मार्केट्स। चले अब बातचीत करेंगे, हमारे दोनों ही जानकार भी हमारे साथ मौजूद हैं। जतिंदर शर्मा भी मौजूद हैं और साथ साथ सिद्धार्थ राजपुरोहित भी मौजूद हैं द मार्केट से। दोनों से ही बातचीत करते हैं। सबसे पहले सिद्धार्थ, आपके पास आएंगे। जिस तरह से कुछ बयान आ रहे हैं एसएनपी को लेकर कि एशिया में इंडोनेशिया के मुकाबले भारत की रेटिंग घटने की जो उम्मीदें हैं वो ज्यादा हैं, आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो फिस्कल डेफिसिट का जो नंबर है वो एक परसेंटेज है जहां पर आपका जीडीपी एक डिनोमिनेटर है, उसके परसेंटेज पे कैलकुलेशन होता है। तो जब आपका जीडीपी ग्रोथ में नहीं मेंटेन हो पाएगा तो जो आपका खर्चा है वो तो उतना ही है, तो परसेंटेज नहीं मेंटेन कर पाएंगे। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न आपके करेंसी पे दिख रहा है। तो ये जब तक कंसर्न ये बना रहेगा, देयर इज अ वेरी बिग पॉसिबिलिटी कि इंडिया की क्रेडिट रेटिंग और डाउनग्रेड कर दी जा सकती है। तो इट इज़ वेरी बैड फॉर अ कंट्री। तो ऑलरेडी डेफिनेटली मार्केट्स ये चीज़ फैक्टर इन कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जब तक रिवाइव नहीं होती, यहाँ पर अगर आप देखें अभी करंट जो सिनेरियो थोड़ा सा ब्लीक है, थोड़ा वीक है, बट आगे जाके हम ये देख सकते हैं कि फेस्टिवल सीजन से एक अच्छी ग्रोथ आ सकती है, गुड हार्वेस्टिंग से एक बहुत अच्छी ग्रोथ आ सकती है। बहुत सारे जो इंडस्ट्रियल सेगमेंट्स हैं, आज कल कोर डेटा आया था, वहां पर थोड़ा 4 महीने से एक बहुत अच्छा डेटा आया है, वो एक थोड़ा ठीक है। दूसरा, बहुत सारी एक्सपोर्ट्स ग्रोथ हम यहाँ से देख सकते हैं, तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट नंबर मेंटेन हो सकता है। तो ये कुछ एक चीजें पॉजिटिव हमको हेल्प कर सकती है। बट करंट सिनेरियो जब तक इंफ्रा और माइनिंग क्लियरेंस नहीं हो जाते, एक थोड़ा वीक सिनेरियो है। इन्वेस्टर को बहुत समझदारी से और ध्यान से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जितेंद्र, निफ्टी 5440 के लेवल पे कामकाज कर रहा है, नेक्स्ट लेवल कहाँ होगा? देखिए, मुझे लगता है कि 5380 5400 के जो लेवल हैं वो काफ़ी क्रूशल हैं। अगर उसके नीचे अगर हम आज या कल में ब्रेक डाउन कर देते हैं तो इसका मतलब जो भी एक जो हमने एक बढ़त देखी थी वो बिल्कुल आप कॉन्ट्रा मूव की तरह कह सकते हैं। और जो कल 5530 के ऊपर क्लोजिंग भी आई वो एक आप कह सकते हैं कि बुल्स को फंसाने की एक रणनीति थी, क्योंकि कल ऐसा लग रहा था कि एक बार जो लोअर लोज और लोअर टॉप्स का जो एक ट्रेंड है वो शायद टूटा है। तो मुझे लगता है कि 5400 5380 ये काफ़ी क्रूशियल लेवल है। अगर इनके ऊपर ही हम रहते हैं, हो सकता है कि इंट्राडे लेवल्स में कभी हम स्लिप कर जाते हैं, लेकिन क्लोजिंग अगर 5410 के ऊपर ही आती है तब मैं कहूँगा कि अभी भी जो एक बॉटम बना था 5110 के आसपास, वो एक सस्टेनेबल बॉटम है। चलिए, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे, बातचीत करेंगे दर्शकों से भी, लेकिन सबसे पहले बातचीत कर लेते हैं जी बिजनेस के एक्सक्लूसिव खबर पर। केतन हमारे साथ मौजूद हैं जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर लेकर। बताएं केतन, क्या खबर है आपके पास? सुमित, हमारे पास खबर है गुजरात के वल्लभ विद्यानगर बेस एक कंपनी है एलिकॉन इंजीनियरिंग लिमिटेड के ऊपर कंपनी है, वो हैवी इंडस्ट्रियल मटेरियल प्रोवाइड करती है। खराब खबर ये है कंपनी की ओर से कि अभी आर्थिक हालात अच्छे नहीं है कंपनी के, और पिछले 15 दिनों में 600 से अधिक कर्मचारियों को कंपनी ने निकाल दिया है। और चेयरमैन जो पीवी पटेल है उन्होंने एक ईमेल के जरिए अपने एम्प्लॉय को ये बताया है कि अभी आर्थिक हालात ठीक नहीं है, ग्लोबली जो स्लो डाउन चल रहा है इनका इम्पैक्ट कंपनी के ऊपर भी पड़ रहा है। तो ऐसे में चलते हम आपको अभी निकाल रहे हैं, लेकिन अगर स्थिति बेहतर हुई तो हम आपको वापस ले लेंगे।
तो 2200 लोगों का वहाँ पर स्ट्रेंथ है कर्मचारियों का, लेकिन उनमें से 600 लोगों को निकालना एक अपने आप में बड़ी बात है। और पिछले काफ़ी महीनों से कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो वीक होती जा रही है। तो कंपनी ने ये निर्णय लिया कि हम अगर और आर्थिक हालात में हम और अंदर चले जाए, इससे बेटर है कि हम एम्प्लॉय को निकालें। तो 600 लोगों को पिछले 15 दिन में निकाला है। करीब 1% नीचे कामकाज कर रहा है एलिकॉन इंजीनियरिंग का शेयर, और लगातार संपर्क के बावजूद भी नहीं मिला कंपनी के तरफ से कोई भी आधिकारिक जवाब। गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रही कंपनी कई लोगों की छटनी भी की है और कई सारे बड़े ऑर्डर्स कैंसिल होने की भी खबरें हैं। ऐसा भी सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं कि जो कई ऑर्डर्स हैं कंपनी जुड़े हुए वो भी कैंसिल हो रहे हैं, ऐसी कुछ खबरें भी आ रही हैं। उसके अलावा कंपनी के चेयरमैन ने मंदी का हवाला देते हुए कर्मचारियों को मेल भी लिखा है। करीब 2200 से ज़्यादा कर्मचारी हैं, ऐसा कि केतन भी बता रहे हैं, और उनको यहाँ पर कुछ एक छटनी की बातें आ रही हैं। ऑर्डर बुक भी लगातार श्रिंक होते हुए दिखाई पड़ रही है कंपनी के, ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर है। शेयर में इंपैक्ट भी है, इनफैक्ट 1.5% नीचे कामकाज करते हुए 22.65 का मौजूदा स्तर देखने को मिल रहा है। केतन, आपने कई सारे आंकड़ों की बात कही है, और उन आंकड़ों में अगर ये ऑर्डर बुक वाली बात की करी जाए, जैसे कि आप कह भी रहे हैं कि सूत्रों के हवाले से खबर है कि ऑर्डर बुक श्रिंक हो रही है, किस तरह की अपडेट्स हैं इसके ऊपर? देखिए, कंपनी खासकर अलग अलग जो माइनिंग सेक्टर है, फिर मीडिया सेक्टर है, फिर कुछ कोल और पावर सेक्टर है, वहाँ पर हेवी मशीन देने का काम कर रही थी। और कंपनी के जो है हालात बिगड़े हैं वो भी ग्लोबल जो अभी स्लो डाउन चल रहा है, क्योंकि सारी कंपनी ग्लोबली है और उनका जो ऑर्डर बुक है वो ग्लोबली कंपनीज है, वो वहाँ से परचेस करते हैं। लेकिन पिछले कई महीनों से उनके ऑर्डर बुक में कुछ इजाफा नहीं है और जो कुछ ऑर्डर थे वो भी कैंसिल हो रहे हैं। और सीमेंट सेक्टर है, वहाँ पर भी इनके इक्विपमेंट जाते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि कुछ डिमांड नहीं होने के चलते सीमेंट ने खुद अपने दाम सीमेंट कंपनियों ने कम कर दिए। तो ऐसे में कंपनी का जो ये पूरे जो कारोबार। चले, तो यहाँ पे जो खबर है वो आपको फिर से एक बार बता देते हैं कि कंपनी की जो आर्थिक हालात हैं वो ठीक नहीं है, मुश्किल में है एलिकॉन इंजीनियरिंग, और कई सारे कंपनियों के जो कर्मचारी हैं उनको भी यहाँ पर उनकी भी छटनी की गई है। और छटनी की जो वजह बताई जा रही है वो यही कि जो सिचुएशन है अभी वो ठीक नहीं है, उनको दोबारा भी रिवाइव किया जा सकता है, लेकिन अभी के लिए फिलहाल उन्हें निकाला जा रहा है। कंपनी की ऑर्डर बुक भी श्रिंक हो रही है, जैसे कि केतन बता रहे हैं। कई सारे सेगमेंट्स में कंपनी कामकाज करती है और उन सभी सेगमेंट्स में भी कुछ धीमापन देखने को मिला है। ऑर्डर इनफैक्ट जो कंपनी को मिलते हैं कई सेगमेंट्स में मिलते हैं, और सभी सेगमेंट्स की तरफ से धीमापन कंपनी के ऑर्डर बुक के ऊपर प्ले आउट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। फिलहाल 1% करीब की गिरावट देखने को मिल रही है एलिकॉन इंजीनियरिंग के शेयर में। 2280 का मौजूदा स्तर, लाल निशान में शेयर कामकाज करते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका केतन हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और एक खबर बताने के लिए। फिलहाल 2280 के स्तरों पर एलिकॉन इंजीनियरिंग का शेयर कामकाज कर रहा है। बातचीत करेंगे अब कुछ दर्शकों से भी, सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू करते हैं, लेकिन इन सबसे पहले आपको दिला दिया कि अगर आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो मार्केट हमारा कीवर्ड है, जिसके जरिए आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। यानी कि मार्केट लिखें, अपना सवाल लिखकर, तमाम डिटेल लिखकर उसे 57575 पर SMS कर दें, और साथ ही साथ 2 नंबर्स भी ओपन है। पहला नंबर हमारा टोल फ्री नंबर है 180018035545 और 012042582337। इन दोनों ही नंबर से आप कॉल करके भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। गुरमीत हमारे पहले दर्शक हैं, भटिंडा से मौजूद हैं। गुरमीत जी नमस्कार। नमस्कार जी, क्या हाल है जी? बिल्कुल बढ़िया गुरमीत जी, आप बताइए आपके क्या हाल चाल है और क्या सवाल है आपका? सर मेरा सवाल है ITC पे। मैं 500 शेयर ले रखे हैं जी। ओके। तो सर और भी सर इस कंडीशन में अगर लेना हो तो कैसा रहेगा जी? आपका नजरिया क्या है गुरमीत जी? शॉर्ट टर्म का ही है। शॉर्ट टर्म का? हाँ जी, हाँ जी। चलिए जतिंदर, इनका सवाल है ITC पर, छोटी अवधि का नजरिया है, 312.60 का मौजूदा स्तर है, 2.5% नीचे है, क्या कर सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा एक टॉपिंग आउट से पैटर्न बन रहे हैं, क्योंकि इतनी जो डीप करेक्शन आई थी वो उतनी हमने अभी ITC और HUL में देखी नहीं है पिछले अगर 5-6 महीने के चार्ट्स खोल के देखें तो। मुझे लगता है कि ये 325-330 जो है वो एक शॉर्ट टर्म टॉप है ITC के लिए। तो अगर आपका जो नज़रिया बिल्कुल शॉर्ट टर्म का ही है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिहाज से, तो मुझे लगता है कि एक बार आपको इसमें से एग्जिट कर लेना चाहिए और नीचे के लेवल्स की वेट करें दोबारा री एंटर करने के लिए। वरुण कुमार अगले दर्शक हैं, कोलकाता से मौजूद हैं। वरुण जी नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार वरुण जी, बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए क्या हालचाल आपके और क्या सवाल है? हाँ, सवाल है ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन कंज्यूमर के ऊपर। ओके। तो मैं 10 शेयर ले रखे हैं 4,000 के भाव में, ठीक है। तो बहुत पुराना ही हो गया, तो वो आंकड़ा तो वो पार करके नहीं जाता है, वो 3,900 तक आता है, फिर 100 रुपया 120 रुपया बढ़ता है, तो उसी जगह पे ही आता है। और दूसरा सवाल है ये कि मेरा 50,000 और भी मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्या अभी इन्वेस्ट करना सही है जी? और भी वेट करे तो कौन सी सेक्टर में कौन सा
शेयर में इन्वेस्ट करें। मेरा नजरिया 3 साल के है, वो जी। ब्लैकस्टोन जो है वो 3 से 4 साल के लिए, और ये जो नया जो 50,000 डालना चाहता हूँ ये भी 3 से 4 साल के लिए। ओके। अभी इन्वेस्ट करें ना दोबारा अभी वेट करें। वरुण का सवाल है यहाँ पर जो है वो है ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन को लेकर, जीएसके हेल्थ केयर पर इनका सवाल है, और साथ ही साथ सिद्धार्थ इनकी नए निवेश भी करने की योजना है। दोनों पे ही आपकी राय क्या है? देखिए, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन अच्छी कंपनी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है, प्रोडक्ट्स कंज्यूमर में भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, फार्मा में भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इसमें ग्रोथ जो है वो एक स्टेबल ग्रोथ है कंपनी में। तो अगर फार्मा सेक्टर में बहुत अच्छी कंपनी है, तो अगर आप इन्वेस्टर बना रहना चाहता है इतनी लंबी अवधि के लिए तो डेफिनेटली बने रहने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। करंट जो सिनेरियो है उसके हिसाब से इस पर्टिकुलर सेक्टर में रहना बहुत, क्योंकि डिफेंसिव सेक्टर है, इसमें रहना फ़ायदेमंद रहेगा आपके लिए। और दूसरा जो इनके नए इन्वेस्टमेंट के बारे में था कि इनको अभी नया इन्वेस्टमेंट करना है, तो ऑलरेडी इनका इन्वेस्टमेंट फार्मा सेक्टर में एक कंपनी में है। तो दूसरे जो सेक्टर है जो बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं अभी, जैसे अभी आप देखेंगे मेटल्स में बहुत अच्छा रिवाइवल आया है, तो ये एक सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है जहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और दूसरा एक सेक्टर है आईटी, जो ग्लोबल इकोनॉमी सुधरने के साथ यहाँ भी एक अच्छा रिवाइवल आ रहा है, तो ये भी एक सेक्टर आप देख सकते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। इस बीच रुपया 67.30 के स्तरों पर, जो कि दिन का निचला स्तर है, और मार्केट्स में भी जो बिकवाली है वो बड़ी है। 352 अंक नीचे अब सेंसेक्स आ चुका है। निफ्टी भी 120 अंक नीचे कामकाज करते हुए, मिड कैप इंडेक्स 48 अंक नीचे कामकाज कर रहा है। 6653 का लेवल यहां पर देखने को मिल रहा है। इस गिरावट के माहौल में आपकी रणनीति क्या हो, जल्द लौटते हैं और जानते हैं। अब देख रहे हैं मार्केट हॉटलाइन। करीब 420 अंकों की गिरावट अब देखने को मिली है। सेंसेक्स में निफ्टी 138 अंक नीचे कामकाज करते हुए 67 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। मिड कैप इंडेक्स में 6633 का लेवल, यानी कि फीसदी के लिहाज से 1% गिरावट मिड कैप इंडेक्स में है। स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब 1/4% नीचे कामकाज करते हुए 5226 का लेवल यहां पर देखने को मिला। और रुपया भी इस बीच 67.35 ये लेवल रुपए का देखने को मिला, यानी कि दिन के निचले स्तरों पर रुपया अब दोबारा कामकाज करता हुआ। और साथ ही साथ सेक्टर स्पेसिफिक बात करिए, सबसे ज्यादा गिरावट जिन स्पेस में देखी जा रही है उसमें बैंकिंग लीड कर रहा है इस गिरावट को। करीब 2.5% से ज्यादा गिरावट यहाँ पर, इनफैक्ट अब 3% गिरावट देखने को मिल रही है। ऑयल एंड गैस स्पेस भी 2.5% नीचे कामकाज करते हुए। एफएमसीजी इंडेक्स भी करीब 2.25% नीचे कामकाज कर रहा है। कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडेक्स भी करीब 2.25% नीचे, और रियल्टी इंडेक्स भी 2% नीचे कामकाज करते हुए। रुपए का लेवल आप देख रहे हैं, दिन के निचले स्तरों पर रुपया कामकाज करते हुए 67.34 का लेवल यहां पर देखने को मिल रहा है। तमाम इंडेक्सेस में बीएससी के लाल निशान ही देखने को मिल रहा है, लेकिन सबसे कम गिरावट ऑटो इंडेक्स में है, जो कि फ्लैट टू नेगेटिव टोन पे कामकाज कर रहा है। वरना आईटी, पीएसयू, टेक, मेटल, कैपिटल गुड्स, सभी इंडेक्स करीब करीब 1% गिरावट के साथ फिलहाल कामकाज कर रहे हैं। बातचीत कर लेते हैं कुछ और दर्शकों से भी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुकेश मौजूद है बरनाला से। मुकेश जी नमस्कार। नमस्कार सर, क्या हाल है जी? बिल्कुल बढ़िया मुकेश जी, आप पूछिए अपना सवाल। सर मैं ना येस बैंक का शेयर लेना चाहता हूँ। ओके सर अभी और गिरने की संभावना है, इसके बारे में पहली बार लेने हैं मैंने। आपका नजरिया क्या होगा अगर आप खरीदारी करते हैं तो? सर है 6 महीने या साल तक का। 6 महीने साल तक का। सिद्धार्थ सवाल है यस बैंक पर, मौजूदा गिरावट का फायदा उठा के खरीदारी कर सकते हैं, फिर अवॉइड करें अभी? नहीं, डेफिनेटली मौजूदा भाव पे इन्वेस्टर बाई कर सकता है। देखिए, बैंक का क्वार्टरली अगर परफॉर्मेंस देखें, कंटिन्यूस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत ही बेहतरीन बैंक ग्रो करता जा रहा है। 38% का प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ है, अबाव एवरेज इंडस्ट्री से ज़्यादा उसमें क्रेडिट की एडवांसेस की ग्रोथ है, निम स्टेबल है, जो एनपीए तो वन ऑफ द लोएस्ट है। तो पैरामीटर्स के हिसाब से बैंक बहुत अच्छा बैंक है, बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। मैनेजमेंट भी बहुत स्ट्रांग है। जो करंट मनी मार्केट रेट्स में जो आरबीआई ने मेजर्स लिए हैं, उससे नियर टर्म बैंक्स में बहुत ज़्यादा इशू आ गया कि होलसेल मार्केट में इनकी बहुत ज़्यादा ये बहुत बड़े प्लेयर थे, तो उसमें ये करंट वॉलेटिलिटी में इनको बहुत इंपैक्ट आएगा। नियर टर्म में निम्स पे इंपैक्ट आएगा, बट एज ऑफ बिजनेस ओवरऑल में कुछ बहुत ज़्यादा इंपैक्ट नहीं है। तो इन्वेस्टर अभी बैंक्स का सेंटिमेंट थोड़ा सा वीक है, तो एग्रेसिवली बाय नहीं करें, बट इस लेवल पे एक्यूमुलेट जरूर कर सकता है यस बैंक। जी चलिए, अब वक्त हो गया है हमारी खास पेशकश रॉकेट शेयर का।
आज के मेहमान कुणाल सरोगी हमारे साथ मौजूद हैं आज का रॉकेट शेयर बताने के लिए। कुणाल, कौन सा शेयर चुन के लाए आप? देखिए सुमित, जिस तरह का बाजार का वातावरण है, आप देख रहे हैं कि निफ्टी 150 अंक लगभग गिरी हुई है। ऐसे बाजार में देखिए बहुत मुश्किल है एक शेयर चुनना, लेकिन फिर भी देखिए एक स्टॉक हमने चुना है जिसमें मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत अच्छा अपसाइड आना चाहिए। ये आईटी स्टॉक्स है और स्टॉक का नाम है पोलारिस फाइनेंशियल, जिसमें हमने देखा है कि लगातार हल्के दिनों में एक आउट परफॉर्मेंस निफ्टी के रिलेटिव चलता आया है। सभी आईटी स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि मिड कैप आईटी में अभी उस तरह का प्लेयर हमने नहीं देखा है। तो मेरी उम्मीद यह है कि स्टॉक में अगर आप मौजूदा स्तरों पर एक बेट लेते हैं तो बहुत ही कम वक्त में आपको यहाँ पर एक बहुत अच्छा अपसाइड देखने को मिलेगा। जो टारगेट हम लेकर के चल रहे हैं वो 118 के आसपास है, जो कि मुझे लगता है कि आज ही के सत्र में या कल तक आपको मिलना चाहिए। ये एक शॉर्ट टर्म नियर टर्म टारगेट है, लेकिन इसके बियॉन्ड अगर ये स्टॉक चला जाता है तो आपको इसमें एक सब्सटेंशियल अपसाइड पोजिशनल बेसिस पर मिल सकता है। तो बेहतरीन काउंटर है जिसमें निवेश किया जाना चाहिए। जी, इनफैक्ट फॉलिंग मार्केट में भी शेयर हरे निशान में लौट चुका है। करीब 1/4% की बढ़त देखने को मिले। 115-116 रुपए का लेवल फिलहाल देखने को मिल रहा है पोलारिस में। कुणाल, फंडामेंटल ग्राउंड्स पर भी, क्योंकि एक डिफेंसिव सेक्टर के बतौर से देखा जाता है, और टेक्निकल ग्राउंड्स पे भी अगर बात करें तो जिस तरह की बिकवाली हाल फिलहाल में बाजार में आई है, इस बिकवाली में डिफेंसिव के साथ ही आमतौर पे जो निवेशक हैं वो जाते हैं। क्या इसको भी एक वजह माना आपने यहाँ पे निवेश करने की सलाह देने से पहले? निश्चित रूप से देखिए सुमित, अभी क्या है कि बहुत ही कम सेफ हेवन्स बचे हुए हैं, क्योंकि आप देखिए सिर्फ आईटी इकलौता एक ऐसा सेक्टर है जो कि इस मार्केट में आउट परफॉर्म कर रहा है। तो बजाय इसके कि बैंक्स में एवरेजिंग की जाए या आप कैपिटल गुड्स में एवरेजिंग करें, अभी ये समय ये है कि आप उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें जो कि बाजार के ट्रेंड के साथ चल रहे हैं। और पोलारिस उसमें से एक ऐसा काउंटर है जिनको इन स्तरों पर खरीदा जा सकता है, जहां हम देख रहे हैं कि जो दिग्गज आईटी है जैसे टेक महिंद्रा, एक्सेल टेक जैसे शेयर हैं काफी बढ़ चुके हैं। इन स्तरों पर शायद उनको खरीद पाना आसान नहीं है, लेकिन पोलारिस में क्योंकि उस तरह का मूवमेंट नहीं आया, मुझे लगता है कि एक सब्सटेंशियल कैचअप रैली यहाँ पर आ सकती है। जी, चलिए कुणाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और आज का रॉकेट शेयर बताने के लिए। पोलारिस फाइनेंशियल आज का रॉकेट शेयर है, करीब 116 रुपए के स्तरों के आसपास कामकाज कर रहा है। हरे निशान में शेयर है, लेकिन जो लक्ष्य दिए जा रहे हैं करीब 118 रुपए के हैं और स्टॉप लॉस 112 रुपए का मेंटेन करके चलने की राय आपको कुणाल की तरफ से दी गई है। अब बातचीत करते रहेंगे कुछ और भी दर्शकों से। हमारे साथ कुछ और दर्शक भी मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करते हैं। राघवेंद्र भी हैं मेरठ से, जिनका सवाल भी पूछेंगे और जवाब भी लेंगे। लेकिन आपको दिला दिया कि अगर आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको करना सिर्फ इतना है कि अपने मैसेज राइटिंग बॉक्स में जाके मार्केट लिखना है, अपना सवाल लिखना है, तमाम डिटेल लिखकर SMS कर देना है 57575 पर। और साथ ही साथ 2 नंबर्स भी ओपन है। पहला नंबर हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-3545 और 0120-425-8237। इन दोनों ही नंबर्स पर आप कॉल भी कर सकते हैं। अब देख रहे हैं मार्केट हॉटलाइन। करीब 350 की गिरावट है सेंसेक्स में। निफ्टी भी 121 अंक नीचे कामकाज कर रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स 18 अंक नीचे और मिड कैप इंडेक्स भी करीब 60 अंक नीचे कामकाज करते हुए 6642 का लेवल है। अब बातचीत कर लेते हैं राघवेंद्र से, हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए मेरठ से। राघवेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार राघवेंद्र जी, क्या सवाल है आपका? सर IDFC के ऊपर सवाल था मेरा। सर 100 शेयर है मेरे पास 132 के रेट से। ओके, और नजरिया क्या है आपका? सर शॉर्ट टर्म है, अप्रोक्सीमेट 3 मंथ्स, 3 to 6 मंथ्स। चलिए जितेंद्र, IDFC पर आपकी राय क्या है? 100-125 रुपए के ऊपर खरीदारी है, करीब 80 रुपए का मौजूदा स्तर है, क्या कर सकते हैं? देखिए 3 महीने के हिसाब से तो मुझे कुछ खास इसमें रिस्पाइट नज़र नहीं आती है, क्योंकि अगर आप देखें तो इसने 90-92 रुपए के जो क्रूशियल लेवल्स थे मंथली वो ब्रेक किए हैं और उसके नीचे ही पिछले 5-7 दिनों से ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर रिबाउंड आएगा भी तो ऑलमोस्ट 88-91 के लेवल्स तक ही आएगा। तो यहाँ पे अगर आपका शॉर्ट टर्म का ही नज़रिया है तो मेरी सलाह यही रहेगी कि अगर वो रिबाउंड आता है तो उसके अंदर आप एक बार एग्जिट कर लें। जी, तो आपको जो राय दी गई है कि आप किसी भी तेजी का फायदा उठा के यहाँ से निकलने की कोशिश करें। फिलहाल 3.5% नीचे कामकाज कर रहा है। अब वक्त हो गया है हमारी खास पेशकश, हर घंटे मुनाफा। इस घंटे का शेयर लेकर आसिफ हमारे साथ मौजूद है। आसिफ बताएं कौन सा शेयर चुन के लाए आप? शुक्रिया सुमित। AB नूवो का काउंटर होगा जहां पर शॉर्ट करके यहां पर मुनाफा कमा सकते हैं अगले 1 घंटे में। लक्ष्य होगा 1100 रुपये, वहीं पर स्टॉप लॉस रखना होगा 1135 रुपये का। 1135-1140 का एक जोन है जहां पर रेजिस्टेंस फेस करता है AB नूवो और वहां से रिट्रेस करता हुआ दिखा है AB नूवो का काउंटर, और इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी हावी होते हुए दिखी है। यहाँ पर बिकवाली करके चल सकते हैं। 1100 रुपये के लक्ष्य ले 1135 का एक स्टॉप लॉस AB नूवो के काउंटर पर मेंटेन करके चले।
₹15 नीचे कामकाज कर रहा है। करीब 1124 का मौजूदा स्तर देखने को मिल रहा है। आसिफ, जिस तरह की सेल ऑफ बाजार में आए हैं और कुछ एक रिस्पाइट निचले स्तरों से मार्केट्स में भी आई है, इस रिस्पाइट को देखते हुए लगता है कि ये फर्दर स्लाइड डाउन देखने को मिल सकता है शेयर में। सुमित, डेरिवेटिव सेगमेंट में यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट बढ़ते हुए दिखे हैं। शॉर्ट साइड्स पे बिल्डअप यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है एबी नोवो के काउंटर पर, तो यहाँ पर रिस्पाइट नहीं है। एक जंप जरूर मिलेगा मगर वहां से फिर बिकवाली हावी होते हुए दिख सकती है। तो यहाँ पर बिकवाली आप करके यहाँ पर मुनाफा ले सकते हैं एबी नोवो के काउंटर पर ₹1100 के लक्ष्य के लिए। जी, ₹1100 के लक्ष्य के लिए बिकवाली कर सकते हैं। 1128 का मौजूदा स्तर है। ₹9 की गिरावट अभी भी देखने को मिल रही है। शॉर्ट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस बताया गया है और लक्ष्य के लिहाज से अपनी पोजीशन को आप देख सकते हैं। चलिए, वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आज हम बातचीत करेंगे कॉर्पोरेट स्कैन की। कॉर्पोरेट स्कैन मतलब वो कंपनी, कोई भी कंपनी जिसके बारे में क्या है कंपनी का कामकाज, क्या कहती है मैनेजमेंट, क्या है विस्तार योजनाएं और क्या क्या दिक्कतें आने वाले समय कंपनी फेस कर सकती है। इन सब पर हम बातचीत करेंगे हमारी खास पेशकश कॉर्पोरेट स्कैन में। कुछ ही देर में आप देख सकते हैं। और आज कॉर्पोरेट स्कैन में बातचीत करने के लिए हमारे साथ पीके घोष, ग्रुप सीएफओ मैकनली भारत के मौजूद रहेंगे। कुछ ही देर में उनके साथ जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं उनकी कंपनी के बारे में। आप देख रहे हैं मार्केट हॉटलाइन। करीब 423 अंक नीचे आ चुका है सेंसेक्स। निफ्टी 150 अंक नीचे, इनफैक्ट 140 अंक नीचे कामकाज करते हुए। मिड कैप इंडेक्स भी 58 अंक नीचे 6642 के लेवल पे कामकाज हो रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब 21 अंकों की गिरावट के साथ 5222 के लेवल्स पे कामकाज कर रहा है। रुपया इस बीच दिन के निचले स्तरों पर कामकाज करते हुए, यानी कि भारतीय बाजारों में जो बिकवाली अब दोबारा गहराई है वो इस वजह से क्योंकि रुपया भी दिन के निचले स्तरों पर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन ये वक्त हो गया है हमारी खास पेशकश का, कॉर्पोरेट स्कैन। शुक्रिया सुमित, और हमारी खास पेशकश कॉर्पोरेट स्कैन में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मैकनली भारत के होल टाइम डायरेक्टर और ग्रुप सीएफओ पीके घोष साहब जुड़ रहे हैं। घोष साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। काफी कुछ अच्छा हुआ है इस कंपनी के साथ। अगर पिछले कुछ दिनों में देखें तो काफी कुछ ऑर्डर्स मिले हैं, जबकि इंफ्रा और कंस्ट्रक्शन या इंजीनियरिंग से जुड़ी कंपनियों को कुछ ऑर्डर्स नहीं मिल रहे थे, लेकिन मैकनली भारत को मिले हैं। इस समय कंपनी के ऑर्डर बुक की पोजीशन क्या है घोष साहब, और आगे किस तरह की ऑर्डर पाइपलाइन में पड़े हुए हैं? देखिए, पहले तो इस साल जो पांचवा महीना अभी बीते हैं, इसमें हम लोगों ने करीब 2800 करोड़ का ऑर्डर हासिल किया। और ये जो खास बात ये है, ये जो ऑर्डर हासिल किए हैं ये सब अच्छी कस्टमर से हैं। एनटीपीसी एक बड़ा कस्टमर है जिससे हम लोगों ने बहुत सारा ऑर्डर हासिल किया। बीबीसी भी है जहां से हम लोगों ने 500 करोड़ का ऊपर ऑर्डर हासिल किया। और एक सिंगरेनी कोलियरी है जो कोल इंडिया और अंडर गवर्नमेंट का जॉइंट वेंचर है, उससे भी हम लोगों ने करीब 1000 करोड़ का पावर बिजनेस में ऑर्डर हासिल किया। इसी एसीसी जो कि होलसेल ग्रुप इंटरनेशनल का है, उससे भी हम लोगों ने 200 करोड़ का आसपास ऑर्डर हासिल किया। सो ये जो ऑर्डर है ये सभी अच्छे कस्टमर से हैं और इसमें करीब कस्टमर का कैश फ्लो का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बहुत महत्व रखते हैं क्योंकि आजकल ऑर्डर वॉल्यूम के वगैरह उसका जो क्वालिटी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनी का कैश फ्लो के लिए। सो ये जो ऑर्डर है, इसी ऑर्डर से हम लोगों ने आज के दिन में करीब 6,500 करोड़ का ऑर्डर बुक अभी हाथ में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी आगे वाले महीनों में इस पे टर्नओवर बढ़ेगा और कंपनी का परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा होगा। जी घोष साहब, परफॉर्मेंस तो अच्छा होगा, लेकिन जो आपको ऑर्डर हैं L1 बिडर होते हैं और जो पाइपलाइन में ऑर्डर हैं वो इस समय कितने हैं? देखिए, L1 जो भी है सभी हम लोग हासिल कर लिया। लास्ट वीक में भी हम लोगों ने वो साउथ ईस्टर्न कोल से जो एक 300 करोड़ का L1 था वो भी हासिल हो गया। सो अभी L1 कुछ नहीं है, लेकिन हम लोगों ने बहुत सारी ऑर्डर टेंडर के ऊपर काम कर रहे हैं, उससे बारे में तो बता नहीं सकते हैं, लेकिन हम लोगों का आशा है मार्च तक और 1,500 से 2,000 करोड़ का ऑर्डर हासिल होने का संभावना है। जी, तो 2000 करोड़ रुपए के ऑर्डर मार्च तक हासिल होने की संभावनाएं हैं कंपनी के साथ। काफी अहम खबर कंपनी के साथ जुड़ती हुई। वो सब मार्जिन्स और पूछना चाहेंगे कि जो अभी आपको ऑर्डर्स मिले हैं, अगर Q2 में ही देखें तो करीब 2760 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले हैं।
इन नए ऑर्डर्स पर मार्जिन्स किस तरह के, क्योंकि मार्जिन्स की पिक्चर थोड़ी सी आपकी Q-on-Q बेसिस पर Q1 FY14 में थोड़ी सी खराब होती हुई दिख रही थी। नहीं, इसमें एक बात आप अगर ध्यान में देखें तो जो EBITDA मार्जिन है वो Q1 में पिछले साल से अच्छा हुआ, लेकिन हम लोग का थोड़ा इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ गए हैं, इसलिए PBT लेवल में थोड़ा गिरावट आए हैं, लेकिन EBITDA लेवल में इसमें बहुत सारी इंक्रीज आए हैं पिछले साल के मुताबिक भी। लेकिन ये जो ऑर्डर मिले हैं इससे मार्जिन भी अच्छे हैं, जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड में मार्जिन अच्छे हम लोग बोलते हैं, इसके मार्जिन उससे आसपास ही है। तो मार्जिन में ऐसा कुछ चेंज नहीं होगा, और मार्जिन EBITDA मार्जिन पिछले साल से इंप्रूवमेंट रहेगा डेफिनेटली। जी, तो EBITDA मार्जिन्स इस फाइनेंशियल ईयर में कितने रह सकते हैं? देखिए, ये डिपेंड करता है अल्टीमेटली कितना बिलिंग होते हैं, लेकिन हम लोगों का आशा है पिछले ईयर से इस बार थोड़ा बिलिंग भी बढ़ेगा, लेकिन EBITDA मार्जिन में डेफिनेटली बढ़त आएगी, क्योंकि हम लोगों का आशा है पिछले साल से करीब 1.5% EBITDA मार्जिन परसेंटेज में बढ़ोतरी होना चाहिए। तो ये होने से EBITDA डेफिनेटली बढ़ेगी, लेकिन इंटरेस्ट तो ज्यादा रहेगा, इसीलिए प्रॉफिट का ऊपर थोड़ा प्रेशर तो जाएगा। जी, साथ ही घोष साहब, आपने कहा था कि डेट थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट कॉस्ट आपकी बड़ी है, और अगर जो आंकड़े भी देखें तो आपकी जो इंटरेस्ट कॉस्ट है उसमें करीब 60% का इजाफा देखने को मिला था YOY बेसिस पर इस क्वार्टर में। आप आगे डेट कुछ कट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपकी जो लॉन्ग टर्म डेट है वो कम है और शॉर्ट टर्म डेट ज्यादा है? हाँ, एक्चुअली इससे ये बिजनेस में वर्किंग कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो थोड़ा मार्केट टाइट है, आप सब लोग जानते हैं, इसीलिए कस्टमर का ऊपर भी कैश फ्लो का प्रेशर है, इसीलिए कुछ प्रोजेक्ट से थोड़ा धीरे से पेमेंट थोड़ा धीरे से आ रहा है। ये तो अपार्ट फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर में भी थोड़ा कैश का प्रेशर है। तो डेट थोड़ा ज्यादा है जरूर, लेकिन अगर आप इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड में अभी देखिए, अगर आप देखें उतना ज्यादा नहीं है जितना अभी है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने इसके ऊपर हम लोगों का बहुत ध्यान है। हम लोग चाहते हैं इसको जो पिछले ईयर का आसपास रखें, लेकिन हम लोग का आशा है डेट ज्यादा नहीं बढ़ेगा, लेकिन ये अभी जो जिस लेवल में है 600-650 करोड़ का आसपास भी रहेगा, और ज्यादा से ज्यादा डेट तो शॉर्ट टर्म में भी रहेगा, वो जो नॉर्मल वर्किंग कैपिटल लोन में, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर का तो ज्यादा कुछ प्लान नहीं है। जो कैपेक्स हम लोगों ने किया है उससे ही काफी है, थोड़ा बहुत जो होगा उससे डेट ज्यादा नहीं बढ़ेगा, लेकिन वर्किंग कैपिटल लेवल रहेगा, मार्च तक तो रहेगा। तो मार्च के बाद कुछ घोष साहब डेट कट हो सकता है, यानी कि अगले फाइनेंशियल ईयर में, इस फाइनेंशियल ईयर में कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए? अगले फाइनेंशियल ईयर में तो हम लोग का डेफिनेटली कोशिश है डेट को 600 करोड़ का आसपास रखने के लिए, इससे ज्यादा घटेगा नहीं, क्योंकि अभी हम लोगों का जितना ऑर्डर बुक है और जितना ऑर्डर हम लोगों का हासिल करने का प्लान है, इससे तो नेक्स्ट ईयर का टर्नओवर बहुत बढ़ना चाहिए, और इस बिजनेस में अगर टर्नओवर बढ़ेगा तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी बढ़ेंगे। तो लेकिन फिर भी हम लोगों का आशा है 600 करोड़ का आसपास हम लोगों का नेक्स्ट ईयर होना चाहिए। जी, तो डेट में एक सिग्निफिकेंट रिडक्शन देखने को मिल सकता है, ऐसा घोष साहब का मानना है अगले फाइनेंशियल ईयर में, लेकिन ये डेट रिडक्शन होता हुआ दिखाई देगा। घोष साहब, एक और कंसर्न है कंपनी के साथ कि कंपनी को ऑर्डर्स मिल रहे हैं, बहुत अच्छे ऑर्डर्स मिल रहे हैं, लेकिन लगातार पिछले 4 क्वार्टर से FIs कंपनी में होल्डिंग घटा रहे हैं, और DIs भी अपनी होल्डिंग लगातार पिछले 5 क्वार्टर से घटा रहे हैं। आप शेयर धारकों के सेंटीमेंट को सुधारने के लिए कंपनी में क्या कुछ बदलाव करना चाहते हैं, कंपनी के स्ट्रक्चर को लेकर, क्योंकि इंटरेस्ट कॉस्ट तो बड़ी है, मुनाफे में थोड़ी सी कमी भी देखने को मिल रही है? देखिए, ये तो कंपनी का ओवरऑल बिजनेस स्ट्रेंथ से ही आएगा, क्योंकि ऐसा तो कंपनी का हाथ में इतना कुछ नहीं है जो सेंटीमेंट को चेंज करे, और हम लोगों का कोशिश है जो ऑर्डर बुक है उसका क्वालिटी बढ़ाना, डेट का ऊपर कंप्लीट प्लान और कंप्लीट वॉच रखना, जो ये हाथ का थोड़ा कंट्रोल का बाहर ना जाए, ये और एक चीज है। इसी की और ओवरऑल एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी को ध्यान देना, जो डेफिनेटली विल इंप्रूव द कंपनीज बॉटम लाइन आल्सो, एंड आल्सो शो रिडक्शन इन फिक्स्ड कॉस्ट. So these are the few things, and of course our overall business plan. In the business plan we are definitely relooking on the different business segments. और इसमें जो हम लोगों का स्ट्रेटजी होगा वो हम लोग इन्वेस्टर लोगों के साथ शेयर करेंगे.
जैसे जैसे ये आएगा, जैसे हम लोगों ने एक साल पहले बोला था कि कंस्ट्रक्शन में हम लोगों का बहुत सारी कंसंट्रेशन होगा, उससे हम लोगों का आज फायदा मिल रहा है। इतना जो सारा ऑर्डर मिल रहा है इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन हो, कंस्ट्रक्शन सेगमेंट से आ रहे हैं। तो ऐसा जैसा हम लोगों का स्ट्रेटजी में चेंज आएगा वो हम लोग शेयर करते जाएंगे, क्योंकि which is important. So this is the thing at the current sentiment we cannot do much unfortunately. लेकिन फ्रॉम आवर साइड ऑन ऑपरेशंस जितना हम लोग उसको टाइट करेंगे उतना डेफिनेटली इन्वेस्टर लोगों को कॉन्फिडेंस मिलेगा। जी, साथ ही घोष साहब कुछ फंड रेजिंग प्लान भी है, क्योंकि आप डेट कट करने की बात कह रहे हैं। हाँ, एक हम लोगों ने तो लास्ट ईयर मार्च में फर्स्ट राउंड का प्रेफरेंस शेयर हम लोगों ने प्लेस किया। इस सितंबर में भी हम लोगों का प्रेफरेंस नेक्स्ट लॉट ऑफ प्रेफरेंस शेयर प्लेसमेंट का प्लान है, वो भी आगे बढ़ रहा है। तो हम लोगों का आशा है नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर 40-45 करोड़ शुड बी प्लेस्ड इन सितंबर, बिकॉज वो अभी काफी आगे बातचीत बन गया। तो देखते हैं, वो होने से डेफिनेटली कंपनी का गियरिंग थोड़ा चेंज होगा और इंटरेस्ट में भी थोड़ा नेटवर्क भी थोड़ा बढ़ेंगे और थोड़ा कॉन्फिडेंस तो सबको ही मिलेगा। चलिए घोष साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण तथ्य बताने के लिए कि कंपनी के साथ कुछ एक पॉइंट्स जोड़ रहे हैं। पहला पॉइंट कि कंपनी की रेवेन्यू गाइडेंस अच्छी है। दूसरा, कंपनी डेट रिडक्शन करेगी, लेकिन अगले फाइनेंशियल ईयर में कंपनी को 2000 करोड़ तक के ऑर्डर अगले मार्च तक, यानी कि अगले 6 महीने में कंपनी 2000 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर्स भी एक्सपेक्ट कर रही है। घोष साहब, बहुत बहुत शुक्रिया और महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए और कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में चर्चा करने के लिए। फिलहाल कॉर्पोरेट स्कैन को तो यहां पर ही समाप्त करते हैं, लेकिन बृहस्पतिवार को हमारे साथ जुड़ेंगे ओएनजीसी के चेयरमैन सुधीर वासुदेव साहब और उनसे जानेंगे कि ओएनजीसी जो काफी बड़े एक्विजिशंस कर रही है, उनके लिए फंडिंग अरेंजमेंट किस तरह से कर रही है कंपनी, और दूसरा, इस समय पेट्रोल डीजल की कीमतों का क्या असर होगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार। अब देख रहे हैं मार्केट हॉटलाइन। करीब 430 अंकों की गिरावट सेंसेक्स में देखने को मिले हैं। निफ्टी 144 अंक नीचे, मिड कैप इंडेक्स 70 अंक नीचे और स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 26 अंक नीचे कामकाज करते हुए रुपया दिन के निचले स्तरों पर पहुंच चुका है। जो भी भाव रुपए का देखने को मिल रहा है वो है 67 रुपए 68 पैसे का, जहां पे लो रुपए का आज का है 67.70 का और 19 स्तरों के आसपास रुपया फिलहाल कामकाज करते हुए दिन के निचले स्तरों पर रुपया कामकाज कर रहा है। बातचीत कर लेते हैं कुछ दर्शकों से भी। हमारे साथ राजेंद्र मौजूद है लखनऊ से बातचीत करने के लिए। राजेंद्र जी नमस्कार। जी नमस्कार। मेरा सवाल है, मैं महिंद्रा फाइनेंस और रिलायंस कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, लेकिन मार्केट में जैसा फॉल आया है तो उसको देखकर क्या इस रेट पर बस करना सही है? आपने एक तो रिलायंस कैपिटल बोला, दूसरा कौन सा शेयर है राजेंद्र जी? महिंद्रा फाइनेंस। महिंद्रा फाइनेंस। ओके, इनका सवाल है सिद्धार्थ M&M फाइनेंशियल और रिलायंस कैपिटल पर, इन दोनों ही शेयरों में निवेश करना चाहते हैं। आपकी राय क्या कहती है, इस गिरावट में निवेश करें या फिर अवॉइड करें? देखिए, करंट सिनेरियो थोड़ा सा वीक है, तो इन्वेस्ट एकदम बल्क मत करिए। जहां पर एक स्टॉक करके बात करते हैं तो महिंद्रा फाइनेंस की पहले बात कर लेते हैं। महिंद्रा फाइनेंस का रूरल सेगमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। इतने मार्केट में फॉल के बाद भी आप देखेंगे काउंटर अभी बहुत स्ट्रांग खड़ा है जी, क्योंकि रूरल इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो ओवरऑल अभी इम्पैक्ट नहीं हुई है। वहाँ पर एडवांसेस ग्रोथ अच्छी है, कंपनी मार्जिन्स भी मेंटेन कर पा रही है। उसके जो ट्रैक्टर जो उसकी डिवीजन का ही है उसमें पूरा फंडिंग इनसे होता है, तो वहाँ भी ट्रैक्टर सेगमेंट में भी बहुत अच्छी ग्रोथ है। तो एडवांसेस में कंपनी में अच्छी ग्रोथ है, डेफिनेटली आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं इसको, बट एग्रेसिवली अभी आप इन्वेस्ट नहीं करें। रिलायंस कैपिटल की जहाँ तक बात है, उनके जो भी सेगमेंट्स है, इंश्योरेंस है, एसेट मैनेजमेंट है, सिक्योरिटीज है, उसमें थोड़ा थोड़ा रिवाइवल आ रहा था। आप देखेंगे एक साल से प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो रही है। और दूसरा है कि वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट भी है बैंकिंग लाइसेंस के लिए, तो अगर आप दोनों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट हैवीली कोई भी काउंटर में अभी इन्वेस्ट नहीं करिए। मनोज अगले दर्शक हैं, गुजरात से मौजूद है। मनोज जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार मनोज जी, कहाँ से बोल रहे हैं गुजरात में आप? हम बोलते हैं डाकोर से। ओके, और आपका सवाल क्या है? मैंने हेक्सावेयर 26 रुपया 50 से ले रखा है, मेरे पास 300 शेयर है जी, और नजरिया क्या है आपका?
नजरिया तो मैंने तो एक आध महीने के लिए लिया था, तो क्या ये गिरावट में गिर सकता है? चलिए जितेंद्र, 126 पे नहीं खरीदारी है एक्सावेयर में और 129-130 का मौजूदा स्तर है, छोटी अवधि का नजरिया है, क्या करें? नहीं, इसमें मुझे लगता है कि ना गिरावट की संभावनाएं ज़्यादा इसलिए नहीं है क्योंकि एक तो आईटी क्षेत्र में और दूसरा इसके पास एक जो बाईबैक का जो एक कंपनी टेक ओवर हो रही है बेयरिंग्स द्वारा, उसकी एक 143 की एक लिमिट है जिसमें उन्होंने बाईबैक करने हैं शेयर्स। तो मुझे लगता है कि इसमें गिरावट की तो संभावनाएं नहीं है, लेकिन जब तक ये बाईबैक कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक इसमें कोई ज़्यादा खास बढ़त की भी कोई ऐसी संभावनाएं नहीं है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक बार आप जो भी करंट भाग चल रहे हैं उसमें से एग्जिट करके किसी और जो गिरावट का फ़ायदा उठा के किसी और क्षेत्र में या किसी और इवन आईटी क्षेत्र में किसी और स्टॉक में एंट्री कर लें तो बेहतर रहेगा। इस बीच रुपए डॉलर की इक्वेशन के ऊपर भी नजर डाल लेते हैं। 67.58 ये मौजूदा स्तर रुपए का देखने को मिल रहा है, करीब 67.70 ये रुपए का लो है और उसी स्तरों के आसपास ही फिलहाल कामकाज कर रहा है। एस&पी की जो रेटिंग घटने का खतरा है उसके बाद से भी यहाँ पर कुछ बाजारों में गिरावट बढ़ी और साथ साथ कुछ और देर पहले बयान भी आ रहे हैं, न केवल एस&पी बल्कि गोल्डमैन सैक्स की तरफ से भी इंडिया का जीडीपी और रुपी फोरकास्ट को घटाया गया है। ये रॉयटर्स से कुछ देर पहले बयान भी आया है। ये एक और नकारात्मक पिक्चर बनाते हुए खासतौर से अर्थव्यवस्था को लेकर भी और रुपए को लेकर भी, जिसके बाद रुपए में भी कुछ कमजोरी बढ़ी है और भारतीय बाजारों में जो बिकवाली है वो भी हावी होते हुए दिखाई पड़ रही है। फिलहाल 67.58 के लेवल्स पर रुपया कामकाज कर रहा है और जो लो है रुपए का वो 67.70 का है। करीब 3 महीने में 19% कमी देखने को मिल चुकी है। रुपए के अंदर भी गिरावट 6 महीने में 23% के आसपास दिखा चुका है रुपया और लगभग एक साल में अब तक 23% की गिरावट यहां पर देखने को मिल चुकी है और इस हफ्ते के इनफैक्ट इस महीने के दौरान भी करीब 3% के आसपास की गिरावट रुपए के अंदर देखी जा चुकी है। तो जो कमजोरी है वो लगातार 3 दिन तक मजबूती रही, उसके बाद अब दोबारा कमजोरी बनते हुए दिखाई पड़ रही है रुपए में और फर्दर स्लाइड डाउन की गुंजाइश भी यहाँ पे देखी जा रही है क्योंकि जिस तरह का बिकवाली का माहौल रुपए के अंदर कायम है। सिद्धार्थ, आपकी राय रुपए के ऊपर जिस तरह से बिकवाली आ रही है, आप कहां तक मूव करते हुए देख रहे हैं सर? देखिए, अभी आरबीआई ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया था जहां पर ऑयल मार्केटिंग कंपनी से इन लोग जो भी इंपोर्ट है उसके लिए स्वैप किया है। यहां से $300 मिलियन एक दिन का जो ट्रेड होता है इनका, वो आरबीआई ने अपने तरफ ले लिया, मार्केट से निकाल दिया है जी। उसके बाद भी रुपए में जो कमजोरी आ रही है ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। ये जब नेगेटिविटी बिल्ट हो रही है उससे ये देखा जा रहा है कि बॉन्ड मार्केट में और इक्विटी मार्केट में एफआईआई का सेलिंग आ रहा है जी। एफआईआई का ह्यूज सेलिंग आ रहा था। आप एक पूरे वीक देखिए, आप 1000 करोड़ 1200 करोड़ के पास नंबर्स आप देख सकते हैं उसमें जी। सिद्धार्थ, बॉन्ड मार्केट में भी अभी इतना इंटरेस्ट आया नहीं है। तो ये एक इम्पैक्ट है जो वीकनेस जो इकोनॉमी की है जो रुपए पे दिख रही है। तो वीकनेस बना रह सकता है। तो अभी आप डाउनसाइड तो अभी जब तक ये सब चीज़ें कहीं एक कर्टेल नहीं होती या आपका एक्सपोर्ट में एक बहुत बढ़िया ग्रोथ नहीं होता, आप ये शॉर्ट टर्म मेजर से इतना रुपए को आप नहीं बचा पाएंगे। थोड़ा सा एक्सपोर्ट्स में ग्रोथ होने से मुझे लगता है। साथ ही साथ हमारे साथ कुछ और जानकार भी मौजूद हैं। आसित पारिक मौजूद हैं, फॉरेक्स एक्सपर्ट। आसित जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। रुपए में आज 3 दिन की मजबूती के बाद दोबारा कमजोरी लौट रही है और फिलहाल दिन के निचले स्तरों पर ही कामकाज कर रहा है। जो भी मेजर आरबीआई ने उठाए थे शॉर्ट टर्म मेजर के बतौर से आप देख रहे हैं और फर्दर कितनी गिरावट एक्सपेक्ट कर रहे हैं रुपए में यहाँ से? गुड आफ्टरनून। देखिए, जैसे कि हमने कहा था 57 से लेकर 69 तक, उसमें 3 बार हमने करेक्शंस देखे हुए। जब 57 से 62 में बेस बिकेम 59, देन 62 और 67 में बेस बिकेम 62, and then the base has the new base is 65 now. Okay. So what we are watching is, since there is no quick fix to the CAD problem which we are facing, and we also have a dollar strength on the card because in September, जैसे कि टेपरिंग की बात हो रही है, उस बात के हिसाब से डॉलर स्ट्रेंथ इज ऑलवेज ऑन द कार्ड। एंड हैविंग सेड दैट, I think we might see a move up to 70, 71, from where we could again see a correction down to 68. जी आसिफ जी, साथ साथ कुछ देर पहले एस&पी के भी बयान आए थे खासतौर से इंडियन इकोनॉमी को लेकर कि इंडोनेशियन इकोनॉमी के मुकाबले इंडियन इकोनॉमी की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा है डाउनग्रेड्स की, और साथ ही साथ अभी कुछ और भी ब्रोकरेज हाउस की तरफ से डाउनग्रेड किए गए हैं जीडीपी के नंबर्स के बाद इंडियन इकोनॉमी को। क्या इसको भी आप एक रीजन मारते हैं फर्दर स्लाइड डाउन का जो रुपए में देखा जा रहा है? यस डेफिनेटली। हमने जैसे देखा है कि काफी डाउनग्रेड फ्रॉम ब्रोकरेजेस और स्टॉक मार्केट कंपनीज आए हैं, और वो हिसाब से वी कैन इवन एक्सपेक्ट डाउनग्रेड फ्रॉम द क्रेडिट एजेंसीज। सो ऑन बैक ऑफ दैट, आई थिंक रुपी विल कंटिन्यू टू स्टे वीक. We might see periodic corrections, a bout of strengthening
but if you look at the base, it keeps on getting higher and higher. जी, इनफैक्ट एक जो अभी रिसेंटली फ्लैश आया है या फिर रिसेंटली खबर आई है वो है गोल्डमैन सैक्स के संदर्भ में, जिन्होंने रुपये का फोकास्ट भी फर्दर डाउनग्रेड किया, करीब 72 तक के लेवल्स भी बताए गए हैं। क्योंकि अब जिस तरह की बिकवाली इसमें देखी जा रही है, अगर 72 के लेवल्स के आसपास या फिर अगर फर्दर स्लाइड डाउन यहाँ पर देखने को मिलता है तो क्या इन लेवल्स को भी आप ब्रीच होते हुए देख रहे हैं? नहीं, देखिए 72 हो चाहे 70 हो, दैट इज इमटेरियल, बिकॉज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इज द ट्रेंड कंटिन्यूज ऑल द टाइम। यू नो, वी आर नॉट लुकिंग एट ट्रेंड गेटिंग रिवर्स। The moment we see a trend getting reversed, then we might talking about, you know, we might start talking about lower levels. Okay. But again, at the same time, 70, 72, these are just numbers which we have not seen in the past. So we're putting a lot of importance to those numbers. Okay. But I don't think those numbers, you know, will hold really, because the trend is still on the top side. चलिए आशीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और अपना कीमती समय में देने के लिए। तो रुपया जो कि करीब दिन के निचले स्तर से करीब 10 पैसे के आसपास की रिकवरी दिखा चुकी है, लेकिन 67-70 का निचला स्तर रुपये ने छुआ है और फिलहाल 67-61 के स्तरों पर कामकाज भी कर रहा है। तो जानकार भी यही मानते हैं कि जो कमजोरी है या फिर जो ट्रेंड है अभी तक वो बिकवाली के लिए है। 65 रुपये का नया बेस इसे मान सकते हैं, जिसके आगे यहाँ पर रुपया कमजोरी दिखाता हुआ चल रहा है। एक और सवाल ले लेते हैं, SMS के जरिए आया है। ए हुसैन का सवाल है, खंडवा से सवाल पूछा गया और ACC को लेकर उन्होंने सवाल पूछा है। करीब 1450 शेयर है और 1218 के भाव पर इनके पास ये शेयर है। आपकी राय क्या है जितेंद्र ACC पर? नहीं, मुझे लगता है कि ACC में एक डाउन ट्रेंड की शुरुआत हुई है, क्योंकि अगर आप देखें तो 1110-15 के नीचे इसने एक क्लियरली एक टॉपिंग आउट पैटर्न से ब्रेक डाउन दिया है। तो यहाँ पे अगेन वही राय रहेगी कि अगर कुछ इसमें एक बाउंस बैक आता है 990-1000 तक आ सकता है, तो उसमें आप एक बार एग्जिट कर लें इसमें से। जी, निहार का भी एक सवाल है, SMS के जरिए असम से सवाल पूछा गया है। भारतीय एयरटेल को लेकर सवाल है, करीब 305 रुपए के भाव पे शेयर है और 100 शेयर है इनके पास। आपकी राय क्या सिद्धार्थ भारतीय एयरटेल पर? भारतीय एयरटेल अभी इस काउंटर में बहुत अच्छा मूवमेंट आ सकता है। आज की भी आज न्यूज़ देखें तो कंपनी ने अपने प्राइस हाइक लिए हैं, मतलब कंटिन्यूस ये जो भी टेलीकॉम कंपनीज है वो प्राइस हाइक ले रही है। तो एक बाइंग पावर, कंपनीज का जो प्राइस डिसीजन पावर चला गया था वो वापस इंडस्ट्री में लौट रहा है। दूसरा आप देखेंगे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इस टाइम क्वार्टर में थोड़ी वीक आई थी, बट उसमें फॉरेक्स लॉस बहुत बड़ा था इसके वजह से। बाकी सेल्स नंबर मोर ऑफ इन लाइन ही थे। जी। जो डेट बर्डन है वो भी इक्विटी इन्फ्यूजन से भारतीय कम करता जा रहा है। तो और इसके जो आरपू है उसमें भी बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आ रही है। तो ओवरऑल बहुत इंप्रूवमेंट कंपनी में आ रही है। दूसरा आप देखेंगे जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम है उसने कहा है कि जो टेलीकॉम टावर्स है उनको इंफ्रास्ट्रक्चर्स में टैक्स बेनिफिट मिले, तो वो भी एक कंपनी के लिए बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल बहुत सारे पॉजिटिव सेंटिमेंट्स है कंपनी में। इन्वेस्टर चाहे इस काउंटर में बाई कर सकता है और लॉन्ग टर्म टारगेट के साथ अगर इन्वेस्टर 12 महीने तक होल्ड रख सके तो करीब 365 to 370 का टारगेट रख सकता है। विनोद हमारे अगले दर्शक हैं, दिल्ली से मौजूद है। विनोद जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार विनोद जी, क्या सवाल है आपका? हाँ ठीक है जी। जी पूछे मेरा सवाल विनोद जी। सर मैंने अभी रिसेंटली SBI के 40 शेयर लिए थे। ओके। 1562 के रेट पे। ओके। तो ये मैं पूछना चाहता हूँ कि इसको मैं होल्ड करूँ, मैं मतलब कब तक, 1 साल तक करूँ तो कुछ इसका फायदा होगा या? जितेंद्र, इनका सवाल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर है। 1562-1564 पे खरीदारी है, 1496 शेयर आ चुका है। नहीं खरीदारी के बाद करीब 40 शेयर हैं, क्या कर सकते हैं? देखिए क्लियरली एक डाउन ट्रेंड नज़र आ रहा है SBI में, और ये जैसा पहले भी डिस्कस किया था कि SBI एक ऐसा काउंटर है जिसने रैली में जो भी एक टेक्निकल रैली आई थी उसमें बिल्कुल सबसे कम पार्टिसिपेट किया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे और स्लिप होने के चांसेस हैं। तो अगर ये लोग आप 1350 1380 तक के भाव देख सकते हैं नीचे की तरफ, तब तो आप होल्ड करें, नहीं तो मुझे लगता है कि करंट भावों पर आप एक बार निकल सकते हैं। जी जितेंद्र, आप कार्यक्रम में शामिल हुए, दर्शकों सवालों के जवाब दिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके तरफ से कोई डिस्क्लेमर? देखिए जो भी स्टॉक्स की बात हुई है उसमें किसी में भी कोई निजी निवेश नहीं है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र, हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और आपने अपना कीमती समय में देने के लिए। सिद्धार्थ आपकी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी तरफ से कोई डिस्क्लेमर? सुमित जी, ये जो भी स्टॉक डिसाइड हुए हैं उसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है, पर क्लाइंट्स की हो सकती है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ आपका भी कार्यक्रम में मौजूद रहने के लिए और अपना कीमती समय में देने के लिए। इस बीच मार्केट्स के अंदर जो आंकड़े हैं वो
388 अंकों की गिरावट है सेंसेक्स में और निफ्टी भी करीब 132 अंक नीचे कामकाज कर रहा है। 58 अंकों की गिरावट है मिड कैप इंडेक्स में, 6642 का लेवल है और स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब 5221 के लेवल पे कामकाज कर रहा है। आधा फीसदी गिरावट साथ 22 अंकों की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है और रुपए के अंदर करीब 67.62 का लेवल है, 67.70 का लो रुपए ने आज के सत्र में अब तक बनाया है। बातचीत जारी रहेगी कुछ और भी अहम मुद्दों पे, वायदा बाजार पे आपकी रणनीति क्या हो और साथ ही साथ बाजार में जिस तरह की गिरावट है, इस गिरावट में आप क्या कर सकते हैं, क्या कहते हैं जानकार, इन सब पर हम बातचीत करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।